हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग अभी अपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके बारे में आपने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। और अभी आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है उसके कंपैरिजन में। ये जो है डिफरेंट, आप चाहे कंपटीशन एग्जाम ले लिए तो ये क्वेश्चन जो आपका टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, न्यूमेरिकल वे से भी कह सकते हो और थ्योरी वे से भी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशन। रादर अगर हम इसको 2D में करें, टू डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टू डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास है तो उस केस में आप क्या कह सकते हो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। एक बार से फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने ये पढ़ा था कि व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और वी कैन से पेयर ऑफ चार्जेस हैविंग सम डिस्टेंस अपार्ट, अगर वो कुछ डिस्टेंस अपार्ट है तो वो एक डाइपोल बनाते हैं और उसका अपना कुछ स्ट्रेंथ होता है जिसको हम डाइपोल स्ट्रेंथ कहते हैं या डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और हमने उसको डिनोट किया था, यहाँ आपको रिकैप्चुलेट करवा दिया, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट आया था। आज से हमने ये करना है कि हम अगर ये डाइपोल है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो किसी इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तब हमारे पास क्या होगा। तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से मैं एरो हेड से दिखा रही हूँ। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक डाइपोल को रख दें। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म, रादर यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म लिखा है कि इक्वल, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर हमने एक डाइपोल सेट किया, मान लीजिए ये हमारे पास डाइपोल है। डाइपोल यानी यहाँ पर मान लीजिए -Q चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास क्या है +Q चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है डाइपोल में? 2A। तो ये पोजिशन मान लीजिए A और ये पोजिशन मान लीजिए B। ठीक है, यानी आपके पास एक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है एक डाइपोल रखा है और डाइपोल की डायरेक्शन मैंने बताया माइनस, जो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पर अगर मैं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लिखूँ तो वो हमारी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब ये डाइपोल यहाँ प्रेजेंट है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन कौन से फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करें फोर्स की। नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स लगाने से पहले एक चीज की, ये हमारे जो डाइपोल में ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, यानी ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब हम बात करेंगे नेट फोर्स की। फोर्स क्या होता है? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो उसमें हमने फॉर्मूला किया था, फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो लगा रही थी चार्ज के ऊपर। तो ये हमारे पास दो चार्ज है, दोनों चार्ज कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो नेट फोर्स की बात करें, यहां से लिख देते हैं नेट फोर्स हमारे पास कितना लगेगा। नेट फोर्स पहले हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज, नेट फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, वो हमारे पास फोर्स होता है QE के बराबर, राइट। तो नेगेटिव चार्ज का तो -QE हो गया। ठीक है, उसी तरह से नेट फोर्स ऑन +Q के ऊपर फोर्स क्या लगेगा, वो फोर्स भी क्या लगेगा +QE। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर तो हमने तो मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन भी से किस तरह से लगेगा। डायरेक्शन के फॉर्म में हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, +Q, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे इस साइड लगा रहा है, नेगेटिव चार्ज पे इस साइड लगा रहा है। हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा क्या है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव फील्ड चार्ज आती है ना हमेशा। इलेक्ट्रिक लाइन, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है, पॉजिटिव चार्ज में बाहर की साइड आती है, नेगेटिव चार्ज में वो इनवर्ट की साइड आती है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये देखिए, अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो ये यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना,
पॉजिटिव चार्ज है किस साइड अट्रैक्ट होगा, पॉइंट ऑफ बस है, फोर्स के ऊपर लगेगा वो कहाँ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज की साइड जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव प्लेट की साइड जाने की कोशिश करेगा, तो ये फोर्स इस साइड लग गया। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो ये दूसरा फोर्स जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो किस साइड जाने की कोशिश, यानी उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस के ऊपर। अब देखिए बच्चे हमारे पास ये देखिए मैं इस तरह से करिए, हमारे पास डाइपोल हो गया, यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स क्या लग रहा है, यानी प्लस और माइनस की वजह से अगर हम यहाँ बात करें कि नेट फोर्स कितना लग रहा है डाइपोल के ऊपर, ऑन डाइपोल नेट फोर्स, रादर हम इसमें डाइपोल का कंसर्न ना करके हम नेट फोर्स लिखें, तो नेट फोर्स क्या है, एक है प्लस क्यूई और एक है माइनस क्यूई, यही चीज है ना, माइनस क्यूई, दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो ये कह सकते हो कि आपके पास नेट जो फोर्स है वो कितना हो गया इस डाइपोल के ऊपर, दैट इज 0। अब फिजिकल मतलब क्या है इसका, यानी हम मैथमेटिकल कर रहे हैं मगर अगर फिजिकली बताना तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर आपका कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो वो कोई लीनियर मोशन नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स उसके ऊपर कुछ लग नहीं रहा। फोर्स बेसिकली जो क्वांटिटी होती है वो लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन में हेल्पफुल होती है, तो इसका मतलब अगर इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा तो इसका मतलब इसका कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। लीनियर मोशन देयर इज नो, मैं इसको लिख देती हूँ, देयर इज नो लीनियर मोशन ड्यू टू F इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका F इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रहा है। हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की बात कर रहे हैं, हमने दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स देखने की कोशिश की और फोर्स हमारे पास जो आया वो आया 0 के बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर कोई लीनियर मोशन नहीं है। अब हमने 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास नेट फोर्स 0 या फिर आप कह सकते हैं कि कोई आपको रिजल्टेंट ना मिल रहा हो और आपको एक कपल ऑफ फोर्स लग रहा हो, यानी इस डाइपोल के ऊपर लीनियर मोशन तो नहीं हो रहा, नेट फोर्स तो 0 है, बट फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स भी किस तरह से लगा रही है, जैसे ये डाइपोल है, इस साइड भी फोर्स लग रहा है और इस साइड भी फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, ये फोर्स कहलाएगा कपल ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क। जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है, टॉर्क क्या है, ए पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इक्वल एंड अपोजिट, यानी हम क्यू, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए क्यू बगैर इनकी डायरेक्शन ही तो अपोजिट है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टॉर्क। और टॉर्क अगर हमें वही चीज यहाँ पे निकालनी है कि टॉर्क कितना लग रहा है, तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी अभी हमें ये देखना है कि फोर्स कितना लग रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखेंगे ना फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना बचा यहाँ पे, दैट इज QE, कहलाएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हमारे पास ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये एंगल भी क्या है, थीटा है ना, तो ये हमारे पास 2a डिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ से मान लीजिए सी पॉइंट है, BC की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो BC की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज BC, तो यहाँ से अगर मैं BC की वैल्यू निकालूं, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे पास आएगी 2a दैट इज साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास 2a साइन ऑफ थीटा, बेसिकली आप इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आई है हमारे पास आई है 2a साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम 2a साइन ऑफ थीटा पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा दैट इज q इंटू 2a, q इंटू 2a, e साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, e साइन थीटा। अब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डाइपोल मोमेंट क्या है, q इंटू 2a, तो इसको लिख सकते हैं pe साइन ऑफ थीटा। और यहाँ हमारे पास ये कह सकते हो ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, ये आपके पास जो टॉर्क है, क्योंकि ये हमारे पास अगर अभी हम इसको वेक्टर क्वांटिटी ना दें तो टॉर्क हमारे पास क्या आ गया, pe साइन ऑफ थीटा। अब डायरेक्शन की बात करें, टॉर्क इज इक्वल टू pe साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने टॉर्क जब साइन थीटा होता है तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर देखिए इसी चीज को हम देखें, हमारे पास डायरेक्शन के तौर पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, यानी मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये मूवमेंट की डायरेक्शन, तो टॉर्क हमेशा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो टॉर्क हमेशा क्या लगेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ना, याद है, ए बी साइन ऑफ थीटा, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन ऑफ थीटा लगेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क इज नथिंग बट पी
क्रॉस ई, यानी आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका फिजिकल मतलब देखिए बेटा कि क्यों बता रही हूँ मैं पी ई कोस थीटा, यहाँ पर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी तो 2 डायमेंशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही, दूसरी आप ये कह सकते हो मूवमेंट लग रहा है, और यहाँ पर जो टॉर्क है वो क्या है उस परपेंडिकुलर, यानी ये क्या करेगा इसको नीचे करने की कोशिश करेगी, यानी ये इनकी रोटेशन मोशन कराने की कोशिश करेगा, टॉर्क क्रिएट करवाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास क्या है टॉर्क आ गया। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तब उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क इसके बराबर होगा। तो इससे आप एक सिंप्लीफाई कर सकते हो, व्हेनेवर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन there is no net force on that electric field, but there is a torque that is equal to PE sin of theta और P cross E। तो ये जो फॉर्मूला बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक में एक क्वेश्चन तो हर साल जो है सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप इसको ये कह सकते हो इसके जो न्यूमेरिकल पर्पज से है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कई बार ऐसे दे देंगे कि टॉर्क की वैल्यू दे देंगे, आपको पी की वैल्यू दे देंगे, ई की वैल्यू निकालिए, थीटा की वैल्यू निकालिए, तो ये तो आपको। अब एक चीज और देखिए बेटा, स्पेशल केस करें। स्पेशल केस क्या हो सकता है? स्पेशल केस हमारे पास जैसे हमने किया था कि सबसे पहले ये थीटा के ऊपर है, थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमारा जो पी और ई के बीच में थीटा है दैट इज इक्वल टू 0 विद दैट मीन, यानी आपका डाइपोल है ना वो ऐसे ना रखे, ऐसे ये एंगल हमारे इसी के बीच में है ना, वो ऐसे ना रखे कि है इस तरह से। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? टॉर्क की वैल्यू हो गई 0, यानी वो उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगाएगा, वो सीधा उस पर ट्रांसलेटरी मोशन ही लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो क्या होगा? टॉर्क की वैल्यू क्या लगेगी? मैक्सिमम, यानी पीई। तो ये कह सकते हो कि ये इस केस में क्या हो गया आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ये चीज है कि हमें स्पेशल केस से ये तो पता चला कि ये डाइपोल मोमेंट टर्न करने की कोशिश कब करेगा कि जब हमारे पास थीटा जो स्पेशल केस है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करे, यानी अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल हो गए तो इसका भी मतलब क्या है? थीटा 0 हो गया, तो थीटा 0 तो टॉर्क 0। फिजिकली अब हमारा जो है डाइपोल वो सीधा हो गया, तो उसके ऊपर कौन सा टॉर्क लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो गया। दूसरी अगर 90 डिग्री है तो वहां पर मैक्सिमम हमारे पास टॉर्क लगेगा, दैट इज पीई, वो जो कि हमारे पास मैक्सिमम है। अब इसके बाद ये बात आती है कि हमने ये बात कर ली कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास टॉर्क की वैल्यू ये आएगी, बट इफ इट इज प्रेजेंट इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो जाए तब हमारे टॉर्क के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। तो बच्चे ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाता है तब वो उसके ऊपर क्या लगा रहा है, वो वहां पर टॉर्क भी लगाएगा और वो वहां पर क्या लगाएगा, फोर्स भी एक्सर्ट करेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर जो आपकी डाइपोल के हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलग अलग लगेगी, और अलग अलग लगेगी तो वहां पर आपके पास फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी। तो ये हमारे पास ये ध्यान में रखना है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इज देयर एनी टॉर्क और फोर्स? तो वहां पर एक चीज ध्यान रखें, यूनिफॉर्म है तो टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों के दोनों लगेंगे, यानी टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा, और कई कंडीशन में यहाँ टॉर्क की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पर अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया, और इसके बाद हम ये करेंगे कि हमें कितना काम करना पड़ेगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी डाइपोल के ऊपर इसको रोटेट करवा रही है तो इसके ऊपर वो कितना फोर्स लगाएगी, कितना काम करने का, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास टॉर्क लग रहा है दैट इज फोर्स। अगर वो उसके ऊपर कोई डिस्टेंस यानी थीटा चेंज करवा रही है तो यानी कुछ वर्क ही तो कर रही है। नेक्स्ट चीज हम ये देखेंगे कि कितना काम किया जा रहा है, वो काम जो है हम नेक्स्ट में करेंगे। अब तक इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अभी तक हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को अगर रख दिया जाए तो वो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगाएगा। रादर हमने ये भी देखा कि फोर्स कितना लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क हमारे पास क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट थिंग, अब हमें ये देखना है कि अगर उस टॉर्क को अगर किसी एंगल से चेंज किया जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कोई डायरेक्शन चेंज कर दे तो कितना वर्क डन किया गया, या फिर
दूसरी साइंटिफिक भाषा में बोला जाए, हमें बेसिकली क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्रेजेंट है तो उस केस में उसके पास कितनी एनर्जी है। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द टोटल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर कोई बॉडी है उसके पास उस टाइम जिस पोजीशन में वो प्रेजेंट है उसके पास उस टाइम पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हमारा डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके पास क्या है, अपनी पोजीशन की वजह से कोई भी एनर्जी है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल। ये वो एनर्जी है जो कि पोजेस कर रहा है किसके, बाय द डाइपोल ड्यू टू इज द पर्टिकुलर पोजीशन। वो जिस पोजीशन में प्रेजेंट है ना, जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से वो उस पोजीशन में प्रेजेंट है, उस टाइम उसके पास जो एनर्जी है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का हम वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो आप वर्क डन की फॉर्म में कर सकते हो कि वर्क डन क्या है। वर्क डन क्या हमने पढ़ा ना, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा है ना हमने लीनियर मोशन में। अगर हम रोटेशन मोशन, क्योंकि हम यूनिफॉर्म में फील्ड में जब भी कोई भी डाइपोल रखते हैं तो वो उसके ऊपर टॉर्क लगाता है, टॉर्क यानी ट्विस्टिंग एक्ट लगाता है। तो वहां पे हमारा क्या है, वहां पे हमारा लीनियर मोशन नहीं हो रहा, वहां पे हमारा एंगल चेंज हो रहा है। तो वहां पर हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो हमें निकालनी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार इसको अगर मैं कहता तो हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या डाइपोल रखा है। मैं आपके रिकैप्चुलेशन के लिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या डाइपोल को रखा हुआ है। और ये जो पोजीशन है ना बेटा, ये पोजीशन उसकी न्यूट्रल पोजीशन है, जीरो पोटेंशियल पोजीशन कह सकते हो, जीरो पोटेंशियल पोजीशन। इस पोजीशन पर लाने के लिए या पहले इसमें उसको लेने के लिए उसके कुछ ना कुछ एंगल तो चेंज करना पड़ेगा। डी थीटा, हमें वही वर्क डन निकालना है कि इसको डी थीटा तक चेंज करने के लिए आपने कितना वर्क डन किया या इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया, वही हमारा क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वर्क डन, तो हमारे वर्क डन अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, टॉर्क से, और लीनियर डिस्टेंस किससे हो जाएगा, डी थीटा से। तो बच्चे यहाँ पर सिर्फ हमें अब करना क्या है, हमें टॉर्क की वैल्यू पुट करनी है और टोटल वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैं टॉर्क की वैल्यू करूँ तो हमने निकाला पीई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ पर अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड। अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स करेंगे वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेट कीजिए डी डब्ल्यू। अब ये हमारे पास हो जाएगा पीई साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अब बच्चे देखिए ये कम ज्यादा से ज्यादा सॉरी कम से कम क्या है, जीरो वैल्यू हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो सकती है, डब्ल्यू, यानी हमें लिमिट भी तो पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास होगा थीटा 1 और ये हो जाएगा थीटा 2। तो यहाँ पर अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी डब्ल्यू बन जाएगा डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। और ये हमारे पास पीई, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा, क्योंकि पी और ई दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, सॉरी थीटा थीटा 2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, दैट इज माइनस कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा कोस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। वैल्यू पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये हमारे पास कोस थीटा 1 अपर लिमिट माइनस कोस थीटा 1। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन हो गया, या आप इसको कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यानी आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू, मैं इसको यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये है माइनस टीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। क्लियर, यानी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यानी आप इस डाइपोल को जितनी वैल्यू चेंज कर, यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पर्टिकुलर पोजीशन तक ले जाने के लिए जितना काम किया आपने, वो आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें फिर से हम अगर देखें कि हमारे पास स्पेशल केस क्या आ सकते हैं, इसमें हमारे पास दो स्पेशल केस आ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो इनिशियल पोजीशन है थीटा 1 है वो 0 के बराबर है, और थीटा 2 हमारी किसके बराबर है, फर्स्ट अगर हम स्पेशल केस की बात करें तो हमारे पास थीटा 1 अगर 0 है और थीटा 2 हमारे पास थीटा के बराबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस पीई। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे,
थीटा 2 थीटा कोस थीटा के बराबर, और कोस 0 क्या होता है 1 के बराबर, यानी हमारे पास है जगह 1। तो ये हमारे पास उस कंडीशन में हो जाएगा जिस कंडीशन में आपके पास क्या है थीटा 1 इज इक्वल टू, यानी इनिशियल पोजीशन उसकी 0 है और दूसरा जो है पोजीशन वो है इसकी थीटा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है बच्चे, दूसरी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। कोस 90 क्या होता है 0। अगर मान लीजिए दूसरे केस में थीटा 1 हो गया थीटा के बराबर, ठीक है, और सॉरी थीटा 2 हो गया थीटा के बराबर, थीटा 1 हमारे हो गया 90 डिग्री के बराबर, तब हमारे ये केस क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू किसके बराबर माइनस पीई, दैट इज थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया कोस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया कोस थीटा, हाँ कोस भी हमारे पास लगेगा कोस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास है स्पेशल केस कि किस तरह से हम किन कंडीशन में फिजिकली अगर ये बताना चाहे कितना काम किया हमने किस केस में। अब इसमें एक चीज और है बेटा कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ है। फिजिकल सिग्निफिकेंस है जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम भी पार्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं ड्राई, जो हमारे ड्राई एयर है उसमें से कोम को अगर हम रन करें और उसको पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएं तो वो क्या करता है। एक्चुअली ये फिजिकल सिग्निफिकेंस आप देखते हैं इस चीज को कि जब भी आप ड्राई हेयर के अंदर से कोम को निकालते हैं तो उसके अंदर क्या फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है चार्ज इंड्यूस हो जाता है। हमने पढ़ा ना ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कैसे होता है, वो अब फ्रिक्शन की वजह से कोम के ऊपर क्या होगा चार्ज इंड्यूस हो गया। जब आप ये पीस ऑफ पेपर जो कि न्यूट्रल है वो आप उसके पास लेके जाते हो तो वो क्या करता है उसके अंदर इंडक्शन करवा देता है। इंडक्शन क्या चार्ज का इंडक्शन, और वो चार्ज का इंडक्शन क्या एक पर्टिकुलर डाइपोल मूवमेंट निकाल लेता है, यानी अपने डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर लेता है। और अगर डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेगा तो वो हमेशा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा, तो वो हमेशा हायर इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करेगा, इसीलिए वो उसको क्या कर लेता है पीस ऑफ पेपर को खींच लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई ना। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो नॉलेज है ना वो काम में आई है। दूसरा और भी हमारे डेली लाइफ में जैसे अगर आपको ये बताना है कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी इन एंटीना, जो एंटीना जो होते हैं एंटीना जो हमारे पास या डिश टीवी जो उसके अंदर से रेज निकलती है उसके अगर आपको बारे में पता करना है तो वो भी हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के आपके पास जो नॉलेज है उसकी हेल्प से आप उसको पता कर सकते हो। और बेसिक हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पर्टिकुलर इंसुलेटर के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या काम करेगी। एक्चुअली जैसे मैंने पीस ऑफ पेपर का बात किया तो एक तरह से यही होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर किसी इंसुलेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी उसको मेजर करने के लिए उसके इफेक्ट को मेजर आउट करने के लिए भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और यही हमारे लिए हेल्प आउट करती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमने बेसिक दो कॉन्सेप्ट किए हैं आज। एक तो टॉर्क निकाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वे से भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमने निकाला है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। आपके फाइनल एग्जाम में बच्चे ये क्वेश्चन तो इस पार्ट से एक क्वेश्चन डेड श्योर आता है चाहे वो किसी भी फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको उसकी थ्योरी भी बेस आपको क्लियर करना है और दूसरा उसके न्यूमेरिकल को अपने ध्यान से करना है। इसके बाद हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, बाकी आपको एज ए असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एक आप इसको ध्यान से देखिए फिर उसके बाद हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो अब हम करेंगे बच्चे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल जो कि आज हमने टॉपिक किया है टॉर्क के ऊपर, जो कि मैंने कहा न्यूमेरिकल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मैं आपको कुछ दो न्यूमेरिकल करवा रही हूँ जो सीबीएसई बोर्ड में जो मोस्ट ऑफ टाइम आए हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे सबसे पहले हमें दे रखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच हेल्ड एट 30 डिग्री। तो जैसे कि हमें पता है कि न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए और उसके बाद उसमें जो जो वैल्यूज आपको दे रखी है ना उन वैल्यू को नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है दैट इज डाइपोल मूवमेंट 30, उसमें एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरी चीज हमें दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस ए टॉर्क, अब इसमें हमें दे रखा है टॉर्क। टॉर्क कितना दे रखा है 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। हमें निकालना क्या है दैट इज पी डाइपोल मूवमेंट। देखिए बच्चे सामने आपको एक फॉर्मूला दिया होगा क्योंकि अगर ये है ना न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका
या हमने उसको रीड आउट किया, हमने उसकी वैल्यूज लिखी, तो वहां से आपको बेसिकली एक आइडिया आ जाता है कि कौन सा जो फॉर्मूला है फिट बैठता है, जो चीज आपने वहां से निकालनी है। तो यहाँ पर हमने जब हमने सारी चीजें लिखी तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है, और पी की वैल्यू निकालनी है तो दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, यही होता है ना। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमें टो की वैल्यू दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो यहां से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू क्या होगी, दैट इज टो डिवाइडेड बाय e, टो डिवाइडेड बाय e sin थीटा, राइट। टो की वैल्यू क्या है हमारे पास, टो की वैल्यू है 9 into 10 to the power -26। दूसरा e की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज 10 to the power 4। एंड साइन ऑफ 30, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास आएगा 9 into 10 to the power -26 डिवाइडेड बाय 10 to the power 4, राइट, इंटू 0.5। 1/2 को क्या लिख सकती हूँ, 0.5 लिख सकती हूँ। यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1.8 इंटू 10 raised to power माइनस दैट इज 26। तो ये हमारे पास 26 तो ये है, और 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 29। तो ये हमारे पास क्या है, टोर का आ गया। अब टोर की यूनिट क्या होती है, फोर्स है ना, फोर्स है न्यूटन है। अब यहाँ हमें पी डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट का हमने क्या निकाला था, डाइपोल मूवमेंट का अगर हम बात करें हमारे पास यूनिट आती है कूलॉम मीटर, तो यहाँ पे आ गया इसका कूलॉम मीटर। तो ये हमारे पास आ गया टोटल मूवमेंट, लाइक डाइपोल मूवमेंट, जब हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई। आई थिंक ये चीज आपको सिंपली समझ में आती है। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, वो बहुत बार रिपीट, इसमें इसकी ना न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, बट पैटर्न जो है वो 2-3 सालों में हर बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज दे रखी है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एंगल, फिर से दोबारा से हमें जो दे रखी है थीटा दे रखा है 60 डिग्री, राइट। विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डॉट एफ से लिख लूं, ऑफ ए मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई का हमारा मैग्नीट्यूड दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 4 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस है टॉर्क। अब हम यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया हमें टॉर्क, टॉर्क कितना दिया 8/3 न्यूटन मीटर, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, इफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 4, लेंथ का, अब यहाँ पर बेटा एक ट्रिक होती है कि हम लेंथ को क्या मान रहे हैं, सिर्फ डाइपोल की लेंथ क्या होती है, जैसे p into 2a होती है ना। अब ये जो लेंथ दे रखी है बच्चों, वो 2a की वैल्यू दे रखी है, ना कि सिर्फ a की। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू दे रखी है 2a की। यहाँ यही चीज भी यहाँ पे मात खाया जाता है, यहाँ पर ये जो है हम इसको a पुट कर लेते हैं, ये a नहीं है, ये 2a है। ये हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 to the power -2 मीटर। ये चीज क्लियर है, यानी हमें दे रखा है थीटा, ई, टो एंड डाइपोल लेंथ, ठीक है। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी हमें क्या निकालना है, दैट इज क्यू। हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब क्यू की वैल्यू कैसे है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, यहाँ पर क्यू नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पी की वैल्यू ऊपर वाली जो इक्वेशन है उससे पुट कर लेंगे। जैसे एज वी नो टो इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू 2a पी साइन ऑफ थीटा, राइट। तो क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू टो डिवाइडेड बाय 2a e साइन ऑफ थीटा। ये चीज समझ में आएगी कि हमें क्यू की वैल्यू निकाली थी और हमने इसकी वैल्यू पुट की। अब नेक्स्ट में क्या है, आपको सारी चीजें दे रखी है, आप इसमें पुट कीजिए। इसको पुट करेंगे तो बच्चे टो की वैल्यू कितनी है, टो की वैल्यू है 8√3, राइट। 2a की वैल्यू 4×10⁻²2 मीटर में कर दिया था। e की वैल्यू दैट इज 4 into 10⁻5 और साइन 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? 1/√3। तो वहां पर अगर हम इसको √3 से √3 का, हमारे पास √3/2 आता है, तो यहाँ पर हमारे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 का ये 8 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 10⁻³ ये वैल्यू आएगी हमारे पास चार्ज की, दैट इज कूलम। ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आएगी, यानी इस तरह से, यानी मैंने अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन 1 by 1 नहीं करके दिखाया, ये आपको ऐसे ही बताया। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या, 10⁻³ कूलम की वैल्यू आ गई,
तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब मैं ऐसे असाइनमेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो है उसके बारे में जो असाइनमेंट्स वो आपको दूंगी, वो आपको ट्राई करनी है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी। इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारा सॉर्ट ऑफ आप ये कह सकते हो हमारा जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड का मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे बोस लॉ यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बोसेस लॉ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस पैटर्न में से जरूर आता है। एक छोटी सी चीज है जो आप अपने आप से कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये आपके लिए एज असाइनमेंट ले लीजिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 पॉइंट है, तो वो आप अपने आप से करके देख लीजिए। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है।